देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। आई कैन सी वेरी रिनाउंड फेसेस राइट नाउ हियर जो आज इस वक्त इस हॉल में मौजूद हैं। वी आर रियली एक्सपेक्टिंग अ गुड क्राउड इन। आज के इवेंट का जो पर्पस है, एज यू कैन सी, इट्स अ पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझना एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट है, तो एट टाइम्स अगर उसको समझने के लिए कुछ सिंपल एग्जांपल्स दी जाए तो गलत ना होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझने के लिए अगर सिर्फ अपने सर के बालों को देख लें तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी समझ आ जाती है। हमारे बालों में जितने ग्रेज हैं उतनी ही ग्रे कुछ हमारी इकोनॉमी है, और उसको हम बड़ी मोहब्बत के साथ कवर कर लेते हैं। लेकिन जब ये ग्रेज एट टाइम श्रिंक हो जाते हैं और आपकी हेयर लाइन रिसीड होती है तो यू फील पैनिक कि नहीं, देयर इज समथिंग जो अब छुपाए भी नहीं छुप रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन कुछ वैसी ही नजर आती है। इन दिस सिनेरियो द बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बजट की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से बढ़ जाती है कि बजट जब हम बात करते हैं तो बजट के 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक बजट का एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट दे रही है, दूसरा एस्पेक्ट है जो इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन एक बजट का जो एस्पेक्ट है वो एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आज की कॉन्फ्रेंस के भी कुछ एस्पेक्ट्स है जो मैं आपको बताता चलूं। आज की कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी हाईलाइट होने जा रही है वो ये है कि आज ये जो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, एवरी वर्ड जो आज यहां कहा जाएगा, एवरी मैसेज जो यहां डिलीवर किया जाएगा, दिस इज रिकॉर्डेड और इसके बाकायदा एक मिनट्स बनेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज में इसके बारे में बाकायदा तौर पे एक पूरा प्रपोजल शेयर होगा, और इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं, आपके जो इश्यूज हैं, मेरे जो इश्यूज हैं, हम सबके कलेक्टिवली जो इश्यूज हैं, हम उसको हाईलाइट करेंगे। एडिंग टू दिस डज नॉट एंड हियर। यहां इस कॉन्फ्रेंस में जो पैनलिस्ट जो गुफ्तगू कर रहे होंगे वो गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, लेकिन उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके सवालात। जब पैनल डिस्कशन हो रहा होगा, उस पैनल डिस्कशन में जिस अंदाज से आप पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। आपकी पार्टिसिपेशन किसी भी तौर पर रायगा नहीं होगी। आपकी पार्टिसिपेशन का हर अंदाज, हर अल्फाज, एवरी बिट ऑफ इट इज रिकॉर्डेड, और ये ना सिर्फ पूरा इवेंट टेलीवाइज हो रहा है, बल्कि साथ साथ इस पूरे इवेंट की जो सबसे बड़ी बात है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दिस इज गोइंग टू बी डॉक्यूमेंटेड इनटू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड इंशाल्लाह लास्ट ईयर हमने जो इवेंट किया था इट वाज अ बिग सक्सेस। इस बार जो हम इवेंट कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो सीइंग दैट कि इस इवेंट की भी जो कोशिश है, जो काविश है कि जो हम इंडस्ट्री का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जो अनटैप्ड टेरिटरीज हैं जो हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं, वो डिलीवर होंगी और गवर्नमेंट तक वो बातें ना सिर्फ पहुंचेंगी बल्कि उसके ऊपर कोई एक्शन होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी गुज़िश्ता 2 साल पहले जिस अंदाज से टर्न अराउंड हुई, और हमने देखा कि कोविड का सिनेरियो था, कोविड के बाद हमने रिकवर किया, और कोविड से रिकवरी के बाद जब हम आज इस फेज में आ चुके हैं कि आज भी कोविड का जो इफेक्ट है वो हम नलिफाई नहीं कर सके। कोविड ने किस अंदाज से हमारी पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को हिला के रख दिया, टोटल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया, और आज यही वजह है कि पाकिस्तान इन्फ्लेशन के नंबर्स में एट पीक नजर आता है। इसी हवाले से हमारी टीम ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है। अगर मैं अपनी टीम से कहूं कि वो डॉक्यूमेंट्री जो प्ले कर सकें तो वो हम चाहेंगे आप जरूर देखें। ट्रेड यानी तिजारत इंसानी तारीख का सबसे पुराना बाब है। जब से इंसानों ने अपनी बस्तियां कायम की, तभी से तिजारत का एक ना खत्म होने वाला सफर शुरू हुआ। ये सफर कभी तपते हुए सहराओं में महीनों ऊंटों पर सवार होके शहरों और फिर बस्तियों पर इख्तिताम पजीर होता, तो कभी पानी के जहाज़ों से हवाओं की रफ्तार से तय पाता। यूं ही जिंदगी की गाड़ी चलती जाती। फिर वो दौर आया जब ऊंटों और घोड़ों की जगह हॉर्स पावर ने ले ली। महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में बदल गए। दुनिया जैसे कि पूरी हाथ की हथेली में सिमट कर रह गई। सनतें धुआं उड़ाने लगीं, सड़कों और हाईवेज के जाल बिछ गए, फिर सब कुछ रुक गया।
We hear words like isolation, social distancing, the lockdown. जो जहां था वहीं थम के रह गया। किस अंदाज से हमारी इकोनॉमी, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी इस एक इंसिडेंट के बाद से आज तक रिकवर ना कर सकी, इसके असरात आज भी हमें महसूस हो रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज पाकिस्तान की मीशत की जब बात की जाती है, जो ये 14.5 अरब डॉलर का जो बजट हमारे पास अब सामने नजर आ रहा है, ये बजट एक खुद सवाल निशान है। ये बजट कितना ही रिलायबल है, आज ये भी सवाल होता है। पाकिस्तान में जब भी बजट अनाउंस होता है तो मुझे याद है आज से 2 साल पहले जब बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो उस वक्त कहा गया कि लूट सेल बजट, बम्पर बजट। बट क्या हुआ कि 3 महीने बाद उस लूट सेल बजट और बम्पर बजट को, जिसको कहा जा रहा था, उस पूरे बजट को तब्दील कर दिया गया। फिर 3 महीने गुजरे और जब गवर्नमेंट को इस बात की रियलाइजेशन हुई कि शायद वो अपने जीडीपी टारगेट्स को मीट नहीं कर सकेंगे, तो उन जीडीपी टारगेट्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और बजट दिया और साल के इख्तिताम तक उस बजट में जितनी तब्दीलियां हुई, शायद वो बजट अपनी असल हालत में बरकरार भी ना रह सका। इस बार के बजट के हवाले से कुछ सवालात हैं और वो सवालात हम जरूर उठाएंगे, आपसे जवाबात भी लेंगे, लेकिन मैं अपने पहले जो स्पीच सेशन की तरफ जाऊं उससे पहले कुछ चीजें हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए, आपने इस इवेंट को रौनक बख्शी, और ये जो इवेंट है आपकी मौजूदगी के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता था। हम अपने पहले एक स्पीकर सेशन की तरफ जाएंगे और इसको होल्ड करेंगे जनाब उमर जहीर मीर साहब, जो कि चेयरमैन है MNP एंड टैक्स कमेटी ACCA के। ही इज अ रेनाउंड फिगर इकोनॉमिस्ट एंड उमर जहीर मीर साहब यकीनी तौर पे किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। तो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से ऑन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। O Allah, open my heart and ease my task for me and remove the impediments from my speech so that they may understand what I say. अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन और होस्ट को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि इतने अहम मौजू पर इतने बरवक्त आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया है। दूसरा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज इस प्रोग्राम में इस अहम पोस्ट बजट के टॉपिक पे अपने ख्यालात के इजहार के लिए मदऊ किया गया। मेरा नाम उमर जहीर मीर है। मैं एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, CFA चार्टर होल्डर, CPFA, BFP सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलाइजेशन और इस तरह की डिफरेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस और टॉप लेवल एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ। मईशत मेरा खास तौर पर एक्सपर्टीज का एरिया है। इस हवाले से हर साल ग्लोबल टैक्स फोरम में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का शर्फ और डिफरेंट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज की डिफरेंट कमेटीज MNPs को चेयर करने का जो एजाज हासिल है, उनकी जिम्मेदारियों के तौर पर बजट पे खास नजर होती है। इस साल का जो बजट है उसमें हमेशा की तरह हुकूमत की तरफ से बहुत तारीफ की जा रही है, ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। ये हर साल होता है। इस साल कुछ चीजें कुछ ज्यादा और कुछ मुख्तलिफ हुई हैं। सबसे पहले तो जी हम फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। जो बजट है इसमें 14,460 अरब का आउटले खर्चा है, जबकि हमारी जो नेट फेडरल रेवेन्यू रिसिट्स हैं 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा निकाल के जो वफाक के पास बचती है वो सिर्फ 6,887 बिलियन है और ये 9,200 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन की प्रोजेक्शन है, जो कि इस ऑनगोइंग टैक्स ईयर जिसका टारगेट हासिल ना हुआ है ना हो पाएगा से तकरीबन 29% ज्यादा है। ये एक अलग बात है और गुफ्तगू है कि क्या ये टारगेट हासिल भी हो सकता है या नहीं, लेकिन इससे आगे की अहम चीज ये है कि ये 14,460 अरब के खर्चे के अगेंस्ट जो फेडरल गवर्नमेंट के पास 6,887 अरब बचना है, इसके बाद जो फर्क है 7,572 अरब रुपए का, उसकी प्लानिंग ये की गई है बजट में कि ये हम कर्ज लेंगे। अच्छा, ये रकम कितनी बनती है? ये हमारी फेडरल रेवेन्यू रिसिट यानी आमदनी का 52.37% बनता है। ये हमारे टोटल बजट का 52.37% बनता है और हमारी जो आमदनी है उसका 110% बल्कि बनता है।
अब ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो गई है जहां पे हम अपने बजट के 50% और अपनी आमदनी के 100% से भी आगे चले गए हैं। इतना हमारा गैप है। पहले तो वो कहते थे ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कि 50-100% का एक गैप होता था, 50 को डबल करके 100 कर लिया आपने। अब तो हम उससे भी आगे चले गए हैं कि जो हमारी आमदनी है उससे 110% हमारा खर्चा होना है। बहरहाल ये एक लम्हा फिक्रिया है और मैं समझता हूँ इस पे तमाम प्रोफेशनल्स को गौर करने की जरूरत है। ये इसलिए भी अहम है कि आईएमएफ को हम जो मर्जी कहें, आईएमएफ का जो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो इन हालात में हमारे लिए इसलिए भी जरूरी था कि दोस्त ममालिक, इंटरनेशनल डोनर्स सबका बदकिस्मती से मौजूदा जो हमारी, मैं आज के प्रोग्राम के लिए मुझे रिक्वेस्ट की गई, मैं उस तरह सियासी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक फैक्चुअल चीज है कि मौजूदा हुकूमत पर आलमी मालियाती इदारों का एतबार नहीं, और वो सारे ये डिमांड कर रहे हैं कि पहले आईएमएफ ओके करे फिर हम करेंगे। तो ये आईएमएफ का 1.2 बिलियन डॉलर की बात नहीं, बात उस सर्टिफिकेशन की है, उस एतमाद की है जो उसके नतीजे में आएगा, और फिर आलमी मार्केट से हम बॉन्ड्स, सुकूक वगैरह भी इशू करके फंड उठाने के काबिल हो सकेंगे। अब आईएमएफ ने जो हमें रिक्वायरमेंट दी थी उसमें दो अहम चीजें हमने नहीं की। एक तो टैक्स बेस बढ़ाना जो हमारे अपने इंटरेस्ट में है और हम सारे प्रोफेशनल बात करते हैं, बदकिस्मती से उसकी तरफ कुछ नहीं किया गया। दूसरी तरफ कुछ ऐसी गिमिक्स की गई हैं जो वैसे तो अच्छे इकदाम है लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मिसाल के तौर पे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 30 से 35% बढ़ाने का कहा गया है। इसके अलावा पीएसडीपी में जो सूबों के करने के डेवलपमेंट प्रोग्राम के काम हैं वो कुछ वफाक ने करने का बेड़ा उठा लिया है, और ये मिल मिला के कोई इस तरह के इकदाम से 300 बिलियन प्लस का एक गैप क्रिएट हुआ है। अब ये 300 बिलियन प्लस का वही गैप है जो आईएमएफ ने डिमांड किया था। अब इसके नतीजे में ये होगा कि आईएमएफ से हमारी बात फाइनल नहीं होगी और हम कहेंगे एक आलमी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। नो डाउट जियो पॉलिटिक्स होती है, लेकिन यहां पर जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा जा रहा है जो कि बदकिस्मती है। और इसके नतीजे में जो एक महंगाई का तूफान आएगा और फिर उसको रोकने के लिए जो दोबारा शरह सूद बेस रेट बढ़ाए जाएंगे जिससे बिजनेसेस के लिए फंडिंग लेना और मुश्किल हो जाएगा, और फिर उसके नतीजे में दोबारा वो एक शैतानी साइकिल चलेगा, बिजनेसेस बंद होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मईशत एक शिकंजे में आएगी। फिर हम अजीबो गरीब तरह की बातें करेंगे कि जी हमारे तो असासे इतनी मालियत के हैं, अभी हमारे कर्जे उससे कम है, खुदा ना खास्ता जैसे कोई कर्जे हमने अपने असासे बेच के उतारने हैं। कर्जे तो हमेशा ये देखा जाता है कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स हों, जहां से आमदनी आ रही हो तो आप खर्चे उतारें। फिर इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, बदकिस्मती से इस बजट में हमें नहीं देखने को मिलता। जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, उन पे इजाफी टैक्स लगाए गए हैं। ऐसा भी नहीं कि कुछ अच्छी चीजें नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं। मिसाल के तौर पे आईटी इंडस्ट्री के लिए जो प्रपोजल्स दिए गए हैं वो काफी मोटिवेटिंग है अगर वो अप्रूव हो जाए। इसी तरह एग्रीकल्चरल एसएमई सेक्टर्स के हवाले से जो रूरल एरिया में एसएमईज को टैक्स हॉलिडे देने की बात की गई है वो बहुत अच्छी बात है। हाउएवर जो चीजें और हो सकती थी बदकिस्मती से वो नहीं की गई। टैक्स बेस्ड रेट्स कम करने की गई, जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट बल्कि कम था वो एक इनडायरेक्ट तरीके से सुपर टैक्स लगाकर इफेक्टिवली 29% से 39% पे पहुंचा दिया गया है हाई अर्निंग कॉर्पोरेट्स के लिए, जो अगेन उनकी कंपेटिटिवनेस को इम्पैक्ट करेगा। फिर इसी तरह सेक्शन 1114 जिसमें बगैर अपनी कोई भी आमदनी की सोर्स बताए माजी में पाकिस्तान में आप रिमिटेंस ला सकते थे, और इस पे डिफरेंट प्रोफेशनल्स ने बात की, फैटफ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इदारे, और फिर इस पे बड़ी ले दे देने के बाद लिमिट तय हुई कि इतनी लिमिट से आगे नहीं हो सकेगा। इतनी लिमिट से ज्यादा अमाउंट पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी की सोर्स बताए बगैर नहीं आएगी। ये याद रखें, टैक्स नहीं लगना, टैक्स आप जितनी मर्जी रकम फॉरेन रेमिटेंस ला रहे हो उस पर नहीं लगना। हाँ, ये किया गया था कि एक मखसूस हद 50 लाख इससे ऊपर अमाउंट होगी तो आपको सोर्स बतानी पड़ेगी। इससे क्या हुआ था, काले धन का दरवाजा बंद हो गया था। अब इस बजट में प्रपोज किया गया है जी उस हद को बढ़ाकर $1 लाख एनुअली यानी 3 करोड़ रुपए कर दिया जाए, यानी हम दोबारा उसी डगर पे चलना चाह रहे हैं। अच्छा, इसकी प्रोपोनेंट जो इसकी हिमायत करते हैं वो पॉइंट आउट तो जरूर करते हैं कि देखिए जी इसका हमें फायदा ये हो जाएगा कि हमें फॉरेन रेमिटेंस के दरिया खुल जाएंगे, डैम टूट जाएंगे, पैसा आएगा।
अब ये तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन बहरहाल ये याद रखना चाहिए कि फैक्टर से ऑलरेडी हम काफी एक मुश्किल तरीन प्रोग्राम और वक्त गुजार कर निकले हैं, और दोबारा अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसी चीज से हम उन मुश्किलात में घिरें तो ये हमारे मुल्क और हमारे मालियाती इदारों के लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं होगी। इसी तरह जी आगे अगर हम बात करें, बहुत सारे प्रोसीजरल इश्यूज अनअटेंडेड रहे हैं। मिसाल के तौर पर रिफंड जो एक हुकूमत का वादा होता है उसके बारे में ऐसे बात की जा रही है जैसे वो कोई गुनाह कबीरा होता है, और अगेन बिजनेसेस के रिफंड्स का बैकलॉग बिल्ड हो रहा है, जो कि बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि ये तो हुकूमत का वादा होता है बिजनेसेस से कि आप जो रकम हमें ज्यादा दे रहे हैं वो हम हिसाब किताब के बाद आपको वापस करेंगे। अब बजाय वापस करने के उनको डराना धमकाना, हैरेसमेंट करनी, उनके केसेस खोल देना। अच्छा, इसके लिए हमने एक प्रपोजल भी दिया है और माजी में वो हुआ भी था एग्जीक्यूट, बदकिस्मती से बंद कर दिया गया कि हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं रिफंड देने के लिए। तो जैसे ये लोन इशू करते हैं, बाकी चीजें इशू करते हैं, उसी तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करें। जिस बेचारे का रिफंड है वो बिजनेसमैन बैंक के पास ले जाए, उसको उसके अगेंस्ट पैसा मिल जाए, वो अपनी लिक्विडिटी का मसला हल करे, अपना बिजनेस फैलाए, लोगों को और जॉब मिले। याद रखिए, मईशत फैलेगी तो टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को कितना निचोड़ लेंगे हम। इसी हवाले से और इशू है कि पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब मजाक सा एजुडिकेशन सिस्टम बनाया गया है टैक्स के हवाले से, जहां पे पहली अपील पे जो हमारी कमिश्नर अपील है, लर्नेड कमिश्नर अपील, वो एफबीआर से डिप्यूट होके आते हैं, जो दूसरी साइड का माइंडसेट रखते हैं। दुनिया में कहाँ ये होता है कि जिसके खिलाफ शिकायत हो वही बैठ के अपने खिलाफ शिकायत सुनेगा। अगर कहीं ऐसा हो तो उसको आप गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना सिस्टम नहीं कह सकते। इससे टैक्स पेयर का डिफिसिट, एतमाद जो है वो ट्रस्ट डिफिसिट बिल्ड होता है, और इसको खत्म करने की जरूरत है। इसी तरह अब अगर हम आगे बात करें, एक प्रपोजल आया था कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स ऑडिट करेंगे, क्वालिफाइड लोग जो चीजों को समझते हैं, ताकि टैक्स पेयर की हैरेसमेंट ना हो। लेकिन उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उसको साइड पे रख के एफबीआर के हमारे दोस्तों ने, ऑफिसर्स ने अगर फिर उसी तरह डिमांड निकालनी है तो उसका क्या फायदा है। अच्छा, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे इशू ये है कि टैक्स पेयर दो वजह से टैक्स नहीं देता। एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो कहता है मैं अगर टैक्स नेट में आ गया, अगर मैं टैक्स नेट में आ गया तो मुझे हैरेस किया जाए। दूसरी तरफ वो ये बात करता है कि मुझे सहूलियत क्या मिल रही है। अच्छा, इन दोनों चीजों के लिए हमने कहा है कि आप ऐसा करें कि एक तो टैक्स रेट कम कर दें, दूसरा टैक्स बेस बढ़ाएं, और जो टैक्स लॉज हैं इनको सब्जेक्टिव करने की बजाय ऑब्जेक्टिव करें। ये नहीं होना चाहिए एक ही मैटर पे मिस्टर ए को तो रिलीफ मिल जाए और मिस्टर बी को आप टांग दें। इस तरह तो लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जो टैक्स का खर्चा हो रहा है, जैसे डेवलप मुल्कों की हम मिसाल देते हैं, उनकी तरह लोगों को, टैक्स पेयर्स को आप एक पेजर भेजें कि आपने इतना टैक्स दिया, इतना तालीम पे खर्च हुआ, इतना दिफा पे, इतना हेल्थ पे, इतना आपकी यूसी पे, इतने आपके गटर नाले बनाने पे, वगैरह वगैरह। अगले को पता लगे मेरा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है। अच्छा, ये जो मैंने कहा टैक्स नहीं देते, ये डायरेक्ट टैक्स की बात कही है कि उसमें हमारे टैक्स पेयर जो हैं वो टोटल पॉपुलेशन के 0 इनडायरेक्ट टैक्स, टोटल दूध की बोतल के लिए दूध लेके जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी वो इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स दे रहा है। तो बजट के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बजट का एक मकसद तो ये हो इसमें करें, और कुछ सालों से तो, बल्कि साल से तो ये है कि डिफरेंट मिनी बजट आते हैं। पिछले कुछ अरसे में हमने कुछ बेहतरी देखी थी, लेकिन इस दफा का तो जो बजट है वो उन्हीं मुश्किल हालात का ही अक्कास नहीं, बल्कि बड़ा गैर हकीकत पसंदाना, और बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो कुछ हद तक बदकिस्मती से मैं लिबर्टी लेते हुए कहूंगा, गैर जिम्मेदाराना बजट है, जिससे पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल और पाकिस्तान की मुआशी सिक्योरिटी को बज़ाहिर वक्ती सियासी फवाइद के लिए दाव पर लगाया गया है। जो करने वाले काम है वो नहीं किए गए, टैक्स बेस बढ़ाकर लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि जो पैसे नहीं हैं वो खर्च करने की कोशिश की गई है। इसी तरह ये मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि कभी हमारी आमदनी का 110% इस तरह के हालात में, जबकि आईएमएफ से हमारी कोई डील नहीं हो रही, दोस्त मुल्कों ने हाथ उठा लिए हैं और हम इतने कॉन्फिडेंट है कि हम अपनी आमदनी का 110% कर्जों में मुल्की और बैरूनी बैंकों से उठा लेंगे। तो बहरहाल इकबाल कहता है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते बेरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते बेरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। तो ये वक्ती चैलेंजेस हैं,
इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे उभर के बाहर आएगा, लेकिन उसके लिए हम सबको जिम्मेदाराना किरदार और इकट्ठे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुकम्मल दयानतदारी के साथ अपनी नेक नियति के साथ भरपूर कोशिश करने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया। So that was Mr. Umar Zahir Mir for us. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर। और आई रियली होप कि आपने या तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्होंने कहा एग्री किया होगा या फिर डिसएग्री किया होगा। मे आई नो हु मेनी ऑफ यू एग्री टू व्हाट ही हैज सेड। आप लोग में से कितने लोग सर एग्रीड? सर दैट इज वेरी गुड। एग्रीड, ऑल एग्रीड। मैं क्लियर कर दूं कि ये तमाम तर जो हाथ रेज हो रहे हैं ना, मरियम, इससे मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मरियम ने मुझे बड़ा क्लियरली कहा था कि ऐसा कुछ ना करना जो मेरे लिए मसला हो जाए, लेकिन आई एम टोटली इनोसेंट इन दिस केस। लेकिन ये एग्री होने की वजह क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी टीम ये चेज सेटअप कर सके तो मैं 2-4 लोगों से जरा पूछ सकूंगा ना कि क्यों यू आर एग्रीड। सलमान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। Sorry, I am not agreed. नॉट एग्रीड, चलिए ये भी अच्छी बात है। ये अगर प्लीज अगर हमारी टीम ये इसको चेज सेटअप कर सके इन द मीनवाइल। जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, इट इज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IMF। IMF नहीं हो रहा, नहीं नज़र आ रहा, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या सिनेरियो हो सकता है IMF, आवाज़ जा रही है? जी। IMF ना होने की सूरत में किस तरीके से जो हम मीट आउट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी डिस्कस भी की, खुद वो डिस्कस करके गए हैं, वो किस तरह मीट आउट होंगी वो सिनेरियो बताया जाए। ये सारा ये सारी वो बातें हैं कि अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ IMF है। सर इसका जवाब देने के लिए ना वी हैव अ सीनियर विद अस। सर प्लीज डू द ऑनर्स। अस्सलाम वालेकुम। ये बात सही है कि IMF को खुश करने के लिए बजट बनाया जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट, आफ्टर ऑल दिस एक्सरसाइज, स्टिल IMF नहीं मान रहा। बट इसकी कमज़ोरी तो हम मैं तो समझता हूँ हमारे वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि क्यों ना हम IMF पहले से प्लानिंग हो। अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी देखो तो डेफिसिट बड़ा हुआ होता है, बजट इस तरह नहीं होता। लेकिन एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे बहुत पहले, डॉक्टर महबूबुल्लाह, उनके दौर में इस तरह हुआ था कि एक्सेस बजट आया था। सो आई विल ब्लेम आवर सेल्फ कि ये हमें यहाँ तक क्यों जाना पड़े। ठीक है IMF है, लेकिन बहुत से मुल्क हैं, मैं कोट करूँगा श्रीलंका को, वो 1 साल तक निगोशिएट करते रहे और अपनी मर्जी का बजट बना के दिखा दिया और IMF को कायल किया। सर that is so kind of you for your words. Anyone from the audience जो इस हवाले से कुछ ऐड करना चाहेगा? सर you want to add? I fail to understand that always we have a fiscal deficit budget, and this time also being announced the budget is into deficit. और वो सारे कर्जे लेके पूरे करने हैं, तो कर्जे तो हमारे ऑलरेडी इतने ज़्यादा एक्सटर्नल डेट कि वी हैव द एक्सटर्नल थ्रेट्स नाउ इफ़ यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। और डोमेस्टिक डेट्स की भी बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस में कर्जे हैं। अगर दोबारा और कर्जे ले लिए तो सॉवरेन डेट्स की तो हमें बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और फिर लगता है वी आर पैरेलल टू द डिफॉल्ट एंड दैट। तो दिस इज नॉट अ वेरी वेरी वाइज डिसीजन, दिस इज अगेंस्ट द नेशन। सर थैंक यू सो मच। अली भाई यू वांट टू ऐड एनीथिंग? आई नो यू आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। चलें, थैंक यू सो मच। एनीवन फ्रॉम दिस साइड? एनीवन फ्रॉम दिस साइड? यस सर। मेमुना आपसे तो बिल्कुल आपको वर्जन देंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आमिर एहसन खान। अच्छा, दीज क्वेश्चंस जो हमारा नेक्स्ट पैनल है सवाल ये सुन ले, क्योंकि नेक्स्ट पैनल पे यही सारे सवाल जाने वाले हैं। Actually, this budget is, you can say, under threat by World Bank.
वी आर डिसएग्री विद दैट। और जो कुछ भी हो रहा है, जब तक पाकिस्तान में आप इंट्रिंसिक एसेट्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे, सब बजट। Sir, please elaborate intrinsic assets. Intrinsic asset is like that. If I ask you what are your intrinsic asset, you know that it is your health. It's not your money. And Pakistan have intrinsic asset, and intrinsic asset is agriculture. Like agar privatization, those are the thing. Privatization आप स्टील मिल को देखें, फर्स्ट वुमेन बैंक को देखें, बहरहाल प्राइवेटाइजेशन ने भी बहुत किया, बट I am very disagree with this budget, apart from political affiliation or anything else. So one should be concentrate how to succeed and how sustain. There should be a sustainable budget. That is the main thing. Sir, thank you so much. Memuna, the last comment from you, then we are proceeding for the next panel. मेरा नाम है मेमुना तनवीर और मेरा ताल्लुक़ है स्टॉक मार्केट से। आई एम एफिलिएटेड विद दाऊद इक्विटीज़ लिमिटेड। तो एक तो मैं इस पॉइंट से एग्री करती हूँ इनसे कि इन्होंने कहा कि टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाए, बजाय इसके कि उन्हीं सेक्टर पर आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि हमने कोई भी टैक्सेस नए रिटेल पर टैक्स नहीं लगाया कोई भी, या इस तरह से हम कोई ब्रॉडन नहीं कर रहे टैक्स नेट, तो उसी तरह से कितना स्क्वीज कर रहे हैं। सेकेंडली, स्टॉक मार्केट में आपने इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट प्लेस कि जहाँ पर आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। लेकिन इस बजट में हमने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें इम्पोज की गई हैं जैसे 10% ऑन बोनस, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। उसमें बहुत सारी मॉडलिटीज़ ऐसी हैं कि जो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उसको देखे बगैर उसमें टैक्स 10% बोनस, इसके अलावा सुपर टैक्स विच इज़ अ वेरी हैवी। चले वो तो इनकम पर है, लेकिन उसके अलावा भी साहब आएंगे, सुपर टैक्स का सवाल आप जरूर उनसे पूछिएगा। साहब को एक और चीज़ मैं वो आएंगे, आपने पूछना है। मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि वाई इज़ दिस, जो पिछले 5 साल के अगर उनके कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स हैं तो उसके ऊपर आप कैसे टैक्स लगा सकते हैं, जबकि एट द टाइम ऑफ 5 years बैक अगर किसी ने अर्न किया है ऑन एनीथिंग, ऑन एक्सचेंज गेन्स या कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको गेन हुआ, तो उसके लिए उस वक्त उसको पता नहीं था। टैक्स तो हमेशा उस पर लगता है जो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स अगर आपकी कोई इनकम होती है। तो आप पिछले 5 सालों में कैसे लगा सकते हैं? एक इंडस्ट्री ने अगर कोई गेन किया या बैंक्स ने किया या ENP सेक्टर ने किया, तो उसके बारे में वो बिल्कुल अशफाक कोला साहब इज द राइट पर्सन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर